नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम मोदी सरकार। गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा, अब आतंकियों का महिमा मंडन नहीं, होता है खात्मा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर दिया जवाब। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण पर विधानसभा में जमकर हंगामा। भाजपा का कड़ा विरोध, कहा ओबीसी के हक पर डाका डाल रही है कांग्रेस। विरोध कर रहे 18 भाजपा विधायक विधानसभा से 6 महीने के लिए निलंबित। नाकाम रही मान सरकार की मान मनोवल की कोशिश। पंजाब सरकार के साथ किसान संगठनों का बातचीत से इनकार। 28 मार्च को मान सरकार के खिलाफ जबरी विरोध दिवस मनाने का ऐलान। ब्रिटेन का व्यस्ततम हीथ्रो हवाई अड्डा सुरक्षा कारणों से आज बंद किया गया। लगभग 1300 उड़ानें हुई प्रभावित। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लगने के कारण बाधित हुई बिजली आपूर्ति। आईपीएल के 18वें संस्करण की कोलकाता में होगी शुरुआत। 10 टीमों के बीच होगी खिताबी जंग। पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चुनौती। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गृह मंत्रालय के काम पर राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से अपनी बात सामने रखी। अमित शाह ने देश की मजबूत होती सुरक्षा के आंकड़े गिनाए तो नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से मजबूत हो रही आंतरिक सुरक्षा के फायदे भी सामने रखे। अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा तो देश के सुदूर इलाकों तक विकास से सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर करारा हमला बोलते हुए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से देश में 3 नासूर थे। पहला आतंकवाद, दूसरा नक्सलवाद और तीसरा पूर्व का उग्रवाद। हमने आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में कमी आई है और सरकार ने शांति स्थापना के तमाम गंभीर प्रयास किए हैं। नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है मान्यवर। वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 85% की कमी है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कश्मीर में लोग बर्फ पर खेल रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें दूर से आतंकवादी दिखा। अरे अगर हमें आतंकवादी दिखता तो दोनों आंखों के बीच में गोली मारते। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें सपने में भी आतंकवादी दिखते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन को बताया कि 5 साल में 302 नए सुरक्षा कैंप नक्सल इलाके में खोले गए और अब तक 410 नक्सली मारे गए हैं। नक्सल इलाकों में 1000 नए मोबाइल टावर लगाने का काम चल रहा है। 1007 नए बैंक की शाखाएं खोलने का काम किया गया है। नॉर्थ ईस्ट की समस्या को हम हल करने वाले हैं। नागरिकों के हताहत में 85% की कमी आई है। 10,900 युवा नॉर्थ ईस्ट में मुख्य धारा में आए हैं। हुर्रियत के 14 संगठन हमने बैन कर दिए जो गड़बड़ी में लगे हुए थे। जम्मू कश्मीर की तिजोरी खाली थी और अब 80,000 करोड़ रुपए की कई योजनाएं भारत सरकार ने वहां शुरू की है। 63 में से 53 बड़ी योजनाएं पूरी की गई हैं।
कश्मीर में इन्वेस्टमेंट का काम भी हुआ है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है और 1,10,000 करोड़ का निवेश का निमंत्रण मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली, एक भी बूथ पर गड़बड़ी नहीं हुई। विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में बना है। देश में 1,50,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया है। सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के काम में लगी हुई 72 लेबोरेटरी को नष्ट किया गया है, पहले एक भी नहीं पकड़ी गई थी। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि देश में होने वाले प्रदर्शन भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाले तंत्र के रूप में देखे जाने चाहिए, न कि उन्हें अपराध की श्रेणी में रखा जाए। क्या हर आंदोलन अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा और वो आंदोलनों की लिस्ट, आंदोलनों की बारे में बातें पूरे के पूरे देश को एनुअल रिपोर्ट के अंदर आनी चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन हमारे गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में 21 सदस्यों ने सदन में अपने विचार रखे। एक तरह से गृह मंत्रालय के अनेक कार्यों के आयामों को समेटने का प्रयास किया गया। ऋषि कुमार और नीरज सिंह के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु सरकार द्वारा हिंदी भाषा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी की किसी भी भाषा से स्पर्धा नहीं है और हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत है। राजभाषा के लिए हमने 3 खंड राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ साथ सारी भारत की भाषाओं के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी को शंका नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने भाषाओं पर बेवजह विवाद करने वालों को करारा जवाब दिया और कहा कि लोग अपने राजनीतिक हित के लिए भाषा के नाम पर देश को बांट रहे हैं। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते हैं। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे। संसद से आज संसद में बजट पर चर्चा पूरी हुई और इसे पास कर दिया गया। इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित मांगों पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद पार्टियों के सांसदों ने अपनी अपनी बात संसद के दोनों सदनों में रखी। बजट चर्चा के अलावा क्या रहा खास संसद में, ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार संसद के बजट सत्र में वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया था उसको आज पास कर लिया गया। इसे लेकर बीजेपी ने अपने लोकसभा के सांसदों को व्हिप जारी कर शुक्रवार को सदन में मौजूद रहने को कहा था। कांग्रेस ने भी अपने सदस्यों को हाजिर रहने का फरमान सुनाया था। सरकार ने विनियोग विधेयक लोकसभा में पारित करने के लिए गिलोटिन का इस्तेमाल किया। सर, आई राइज टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। इससे पहले शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में बजट से संबंधित विभिन्न मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई और सरकार ने विस्तार से जवाब दिया। लोकसभा में केंद्रीय बजट के दूसरे भाग में चर्चा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान पर जवाब देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि हर खेत को जल योजना के तहत सिंचाई योजनाओं को विस्तार दिया जा रहा है और इसके लिए केंद्र की तरफ से पर्याप्त धन मुहैया कराया गया है। प्रधानमंत्री जी ने केवल जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कर
पाने की अनुमतियां नहीं दी, बल्कि इस क्षेत्र में निरंतर निवेश और पर्याप्त सरकारी फंडिंग सुनिश्चित कर इसे पूरी तरह से समर्थन भी दिया है। उस टाइम की सरकार ने 10 साल के अंदर सिर्फ 1,02,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किए थे 10 साल में, और इसके मुकाबले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2000 से 14 से 24 तक में 4,29,163 करोड़ उन्होंने आवंटित किए हैं। वहीं लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार निरंतर किसानों के विकास के लिए कार्य करती रहती है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने किसानों के हितों को ध्यान में न रखकर खाद की कीमतों में इजाफा किया था। 2010-11 में डीएपी का बैग 507 रुपया में मिलता था, 507 रुपया प्रति बोरी। यूपीए की सरकार थी, 2011 में इन्हें बढ़ा के कर दिया 887.46 रुपया। कौन ने बढ़ाया? हमने नहीं बढ़ाया, यूपीए की सरकार ने बढ़ाया। यूपीए की सरकार थी जिसने बढ़ा के कर दी डीएपी की बोरी 1315 रुपए। आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि खाद की कीमत नहीं बढ़ेगी। किसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें चाहे कितनी भी बढ़ जाए, 3 बार स्पेशल पैकेज किसान को दिए। हम डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में ही देंगे, एक नया पैसा किसान का नहीं बढ़ने देंगे। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित मीडिया में आई खबरों का मुद्दा उठाया और कहा कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के मसले पर चर्चा होनी चाहिए और सभापति की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी होना चाहिए। सभापति ने कहा कि इस मामले में नेता सदन की उपस्थिति और सभी सदस्यों की सहमति से चर्चा कराई जा सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि पूर्व में 55 सांसदों द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था उसको सभी सांसदों ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सदन चाहेगा तो इस पर कुछ चर्चा होना संभव है। डीडी न्यूज के लिए संसद से कुमार आलोक और ऋषि कुमार की रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का बिल पास कराया तो बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद बीजेपी के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस बीच कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली है। कर्नाटक में तुष्टीकरण का ठेका, ओबीसी के हक पर कांग्रेस का डाका। क्या कांग्रेस कर रही धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास? ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण का बिल पास। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने आज विधानसभा में उस बिल को पास कर दिया जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवालों के घेरे में है। सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने से जुड़ा बिल आज कर्नाटक विधानसभा में भारी शोर शराबे के बीच पास हो गया। जिस समय ये बिल कर्नाटक विधानसभा में पास किया जा रहा था, उस समय भाजपा के विधायकों ने जमकर विरोध किया और बिल की कॉपी भी फाड़ दी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ओबीसी के कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देकर पिछड़े वर्ग का हक मार रही है। Where is the constitution provision to give contract for the Muslims, 4% reservation for Muslims? Where is the provision in the constitution on religion basis? Dr. Ambedkar himself was against any reservation based on the religion basis. The only intent of the Congress government and the Chief Minister Siddaramaiah is divide and rule. ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, यह कैटेगरी 2B ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस वोट बैंक के चलते मुस्लिमों को 100% आरक्षण देना चाहती है और ये जिहाद की राजनीति है। तो कांग्रेस कह रही है कि उसने अपने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। जो आज 4% से शुरू हुआ है,
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल 100% करने की मनसा इन लोगों के अंदर है। यह एक तरह से जिहाद की राजनीति है। आप देखिए, पहले लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड को जमीन देकर जिस प्रकार से गांव के गांव हड़पे गए हैं, यह जमीन की जिहाद है, लैंड जिहाद। ठीक उसी प्रकार आप सब ने देखा होगा और देखकर शायद कान पे हाथ भी डाल दिया होगा, एंटी नेशनल जिहाद हुआ था कर्नाटक की असेंबली में, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक की असेंबली में लगे थे। How can it be Muslim budget? We have taken care of all the sections of the society. The population of SC/ST is 24.1%. The amount released to SC/ST is almost 42,016 crores. We have taken care of the backward classes. We have taken care of all the suppressed classes. So this is a pro-poor, pro-farmer budget for the people. So they are not able to digest that. That is why they are coming out doing all these things. दिन भर सदन में हुए हंगामे के बाद कर्नाटक विधानसभा ने विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 18 भाजपा विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी हद तक जा सकती है, ये बात साबित हो चुकी है। धर्म आधारित रिजर्वेशन आइदर इन जॉब और इन कॉन्ट्रैक्ट ये अपेक्षणीय नहीं है। इसको हम स्वीकारते हैं, जनता स्वीकारते नहीं है। इसको हम पूरा खंडन करते हैं। और 4% सिर्फ मुसलमान रिजर्वेशन के लिए पूरे इतने एमएलए को सस्पेंड करना, उनको दिखाना था हम मुस्लिम के लिए इतना प्रतिबद्ध है, ये तो दिखाना था। गौरतलब है कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने इस बार के बजट में सरकारी ठेकों में नई श्रेणी बनाकर मुस्लिमों को 4% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत सी योजनाओं की घोषणा भी की है, जिसके चलते बीजेपी लगातार कांग्रेस को तुष्टीकरण की नीति को लेकर घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार का दिन हंगामे के नाम रहा। हनी ट्रैप और मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को लेकर सदन में भाजपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। इसी क्रम में कर्नाटक विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे 18 भाजपा विधायकों को अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद मार्शलों ने उन्हें जबरन सदन से बाहर निकाला। पंजाब में किसानों का प्रदर्शन जबरन खत्म कराने के बाद से किसानों और सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। भगवंत मान सरकार ने किसानों के साथ पहले तो जबरदस्ती की, फिर किसानों के साथ बैठक करके मामला सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने सरकार के साथ बैठक से इनकार कर दिया। भगवंत मान के साथ किसानों ने बात करने से मना कर दिया है और संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 मार्च को जबरी विरोध दिवस मनाने की भी घोषणा की है। आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने किसानों के साथ जो बर्ताव किया है, उसके बाद से आपका किसानों के प्रति दोहरा रवैया सामने आया है। मान सरकार की मनमानी, किसानों ने सबक सिखाने की ठानी। जबरन प्रदर्शन स्थलों से हटाने पर फूटा गुस्सा। मान सरकार ने बैठक का न्योता ठुकराया। 28 मार्च को जबरी विरोध प्रदर्शन मनाएंगे किसान। पंजाब हरियाणा सीमा से किसानों को जबरन हटाने के बाद उन्हें मनाने की कवायद के तहत पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों को बैठक का न्योता भेजा, लेकिन अपमानित हुए किसानों ने बैठक में आने से ही मना कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने शंभू और खनौरी के किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए सरकार के साथ कोई भी बैठक करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि जबरन प्रदर्शन स्थलों से हटाए जाने से गुस्साए किसान नेताओं ने पंजाब विधानसभा के सामने मार्च करने का ऐलान किया है, जिसके बाद भगवंत मान सरकार ने शुक्रवार शाम 4 बजे किसानों को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में वार्ता के लिए बुलाया था। इस बैठक की अध्यक्षता पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया करने वाले थे। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 1 साल से अधिक समय से डेरा डाले किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर स्थित किसानों के टेंट और अस्थायी ढांचे को हटा दिया। पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद लौटते समय मोहाली में हिरासत में ले लिया था। किसान पंजाब सरकार की कार्रवाई से काफी आहत हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 मार्च को जबरी विरोध दिवस मनाने की भी घोषणा की है। जो हमारे साथ जुल्म हुआ, जो हमारे साथ शद्दत हुआ, वो बॉर्डरों पर गैर संवैधानिक
तरीके से हमें उठाया गया, हमारे लोगों को परेशान किया गया, उसके लिए हमने जो मीटिंग ना करने का विचार बनाया है। ऑपरेशन के खिलाफ हम 28 मार्च को सभी डीसी हेडक्वार्टर्स पर कार्यालयों पर हम धरने मुजाहरे 11 से 3 बजे तक करेंगे। जो दमन की नीति अपना रही है स्टेट गवर्नमेंट, इतिहास में पहली बार हुआ है कि मीटिंग पर अपने घर में बुलाएं और साथियों को जाने वक्त उनको गिरफ्तार करके उनको जेलों में डाल दें। जो चलता हुआ मोर्चा है उस पर बलडोजर चला दें। पंजाब हरियाणा सीमा से किसानों को हटाने की पंजाब पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद हाईवे को खाली करा दिया गया है, जिसके बाद अब हाईवे पर वाहन परिचालन शुरू हो गया है। दरअसल खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन पिछले साल 13 फरवरी से चल रहा था। किसानों की मांग थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक चले इस प्रदर्शन के कारण स्थानीय लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। इस फैसले से आसपास के लोग खुश हैं। पिछले 1 साल से बॉर्डर बंद होने की वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि बॉर्डर बंद होने से न सिर्फ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई, बल्कि आर्थिक नुकसान भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। हिंसा के बाद अब नागपुर में हालात तेजी से सामान्य होते जा रहे हैं। अधिकांश इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, तो बचे हुए कर्फ्यू के इलाकों में ढील भी दी जा रही है। पुलिस ने अब तक करीब 100 लोगों को हिरासत में ले लिया है, तो कई के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला भी दर्ज हुआ है। पुलिस सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह को लेकर सारी कड़ियां खंगाल रही है। आज शुक्रवार की नमाज को लेकर भी हालात काफ़ी संवेदनशील थे, लेकिन आज का दिन किसी व्यवधान के बिना निकल गया। नागपुर में स्थिति हो रही सामान्य, कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील, हिंसा के गुनाहगारों को पेश किया गया अदालत में, हिंसा की पूरी जांच जारी। नागपुर में सोमवार को हुई हिंसा के बाद अब शहर के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। शुक्रवार को कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई। सोमवार शाम को हुई हिंसा के बाद शहर के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हालांकि अब शहर पुलिस ने नंदनवन और कपिल नगर थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया है और 6 थाना क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। हालांकि शुक्रवार को होने वाली रमजान के जुम्मे की नमाज को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया। पुलिस ने शहर के मोमिनपुरा इलाके में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा रहा और जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक हो गई। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगभग 99 लोग अरेस्ट हैं और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इस तरह की सिचुएशन होती है, उस पर एलिगेशंस होते हैं और इसमें ये होता है कि जो वहाँ पे हाजिर थे, हम ये सब चीज़ें जो है हमारे सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे भी हमें फ़ोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये अगर कोई इनोसेंट है तो वो उसमें पता चलेगा ना कि उसका क्या रोल था। हमारे अधिकारी ने देखा, हमारे कर्मचारी ने देखा, वीडियो में आया, कुछ ऑडियो में आया, साइबर जो हमारे पुलिस स्टेशन है उसमें हुआ। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है। पुलिस ने हिंसा के आरोपियों को अदालत में पेश किया। वहीं एक अन्य संदिग्ध सैयद असीम की तलाश की जा रही है। उसे मास्टरमाइंड फहीम खान का करीबी माना जाता है और उसे पहले यूपी एटीएस ने एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि हिंसा के पीछे के षड्यंत्र का पता लगाया जा सके। ब्यूरो इनपुट के साथ योगेश शीतल की रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली के भारत मंडपम में एम्स दिल्ली के 49वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। दीक्षांत समारोह में 1886 मेडिकल छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर मेडिकल के छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दिल्ली का एम्स लाखों लोगों के लिए आशा का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपनी सेवा देने के लिए डॉक्टरों के कार्यों की प्रशंसा की। देखिए दीक्षांत समारोह से जुड़ी हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। एम्स दिल्ली उन लाखों रोगियों के लिए आशा का प्रतीक है जो अक्सर दूर दूर से इलाज के लिए आते हैं। इसके प्रोफेसर, डॉक्टर और पैरामेडिक्स गैर चिकित्सा कर्मियों की मदद से वंचितों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का समान समर्पण और सहानुभूति के साथ इलाज करते हैं। ये कहा जा सकता है कि एम्स गीता के कर्म योग की चलती हुई प्रयोगशाला है। ये बातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में आयोजित
एम्स दिल्ली के 49वें दीक्षांत समारोह में कहीं। AIIMS is a symbol of hope for millions of patients who come here for treatment, often from afar. Its faculty, helped by paramedics and non-medical staff, treat the underprivileged and the privileged with the same dedication and empathy. In fact, I would say that the AIIMS is a running laboratory of the Gita's Karma Yoga. इस मौके पर मेडिकल छात्रों को डिग्रियां भी प्रदान की गईं। इसके अलावा अपनी सराहनीय सेवाओं के जरिए एम्स दिल्ली की प्रतिष्ठा में इजाफा करने वाले 8 डॉक्टर्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपको अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उज्जवल करियर बनाना है, बल्कि वंचितों की मदद करने के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। For millions of patients who come here for treatment, often from afar. Its faculty, helped by paramedics and non-medical staff, treat the underprivileged and the privileged with the same dedication and empathy. In the 69 years of its existence, the brand AIIMS has stood the test of time because of its commitment to values. इस खास मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स अपनी काबिलियत के बल पर देश में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, रिसर्च हो, और सबसे बड़ी बात हेल्थ केयर और हेल्थ डिलीवरी की है। इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक अपना नाम कमाया है और मुझे खुशी है कि आपने नेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आपने लगातार अपने आप को टॉप पर रखा है। इसके लिए मैं आपको विशेष बधाई देना चाहता हूँ। बहरहाल एम्स आज उपचार के साथ साथ देश का अग्रणी संस्थान है। डीडी न्यूज के लिए अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। और आइए आपको अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के 13वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 और बायोसारथी पत्रिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत को अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति के लिए विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। The 13th anniversary of BioRag also assumes a special significance today because this is the time when the government headed by Prime Minister Modi is according a very high priority to all these streams of science, and more so in the context of biotechnology because it was virtually lying in the backyard. It's been pulled out and the message has gone out loud and clear also. It's not only that's been done, it's also been known to be done that of course now here is a government which gives priority to those futuristic areas, futuristic sectors which are going to determine the economic profile of any nation. बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का उद्घाटन सर संघचालक मोहन भागवत ने किया। बैठक आज से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगी। इसमें आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के अध्यक्ष और महासचिव हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष जैसे बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक में बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और संघ के 100 वर्षों के काम पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। साथ ही संघ कार्य विस्तार की योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा और देश समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन मंथन भी किया जाएगा। 100th year, we will not say it's a celebration. For RSS, it's expansion and consolidation. More than celebration, it's expansion and consolidation of our work. So we are going through that analysis here in 3 days. Along with it, the social impact which we have trying to bring a change in the society, that is social transformation. We discussed there about the
right of Hindus in Bangladesh or human rights issues related to Hindus all over the world, and how a collaborative approach could be done to strengthen our society, not only in India, outside Bharat also. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज से शुभारंभ हो गया। आज इस सभा का प्रथम दिन था और प्रथम दिन आरएसएस के सह सरकार्यवाहक मुकुंद सियार ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने संघ के संगठनात्मक विस्तार, सामाजिक प्रभाव, सद्भाव, समरसता और एकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही उन्होंने ये भी साझा किया कि किस तरीके से लगातार संघ देश हित में कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि संघ ने मातृभाषा को लेकर के भी प्रस्ताव पारित किया है और इस पर भी लगातार कार्य जारी है। कल इस बैठक का द्वितीय दिन है। कल मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर संघ का क्या एक्शन है, संघ उसको लेकर क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है, ये पत्रकारों के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही दूसरा बिंदु रहेगा संघ शताब्दी वर्ष का। इस शताब्दी वर्ष में संघ की तरफ से क्या कुछ आयोजन किए जा रहे हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव संघ की तरफ से लिए जाएंगे, इन तमाम बातों पर कल चर्चा की जाएगी। कैमरा पर्सन सुमित दीवान के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज के लिए बेंगलोर से। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साझेदारी में विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। ये संपूर्ण मीडिया और मनोरंजन स्पेक्ट्रम को कवर करने वाला पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा। सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और डीडी न्यूज़ की महानिदेशक प्रिया कुमार ने मुंबई में जियो सेंटर का दौरा किया। अधिकारियों से बातचीत करने के बाद उन्होंने सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर प्रसार भारती क्षेत्रीय कार्यालय और मुंबई दूरदर्शन के अधिकारी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। क्या विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक अपनी ऊर्जा को सदन में सरकार को घेरने और जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय मीडिया की सुर्खियां बटोरने में जाया कर रहे हैं? ये खास रिपोर्ट देखिए। राज्य में विधानसभाएं जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा के लिए होती हैं। ये एक ऐसा सदन होता है जहां विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल जवाब कर सकता है और फ्लोर पर ही जनता के मुद्दों को उठाकर सत्ता पक्ष को घेर सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में विपक्षी विधायकों ने इस बार के सत्र में अपनी ऊर्जा सदन में लगाने के बजाय सदन के बाहर ज्यादा लगाई। वो कभी गले में सांप लटकाकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए, तो कभी मुंह पर कपड़ा डालकर, कभी सिर पर गठरी रख ली, तो एक दिन तो कुंभकर्ण बनकर विधानसभा परिसर में नुक्कड़ नाटक करने लगे। विपक्ष के इस रवैये पर सत्ता पक्ष ने उसे आड़े हाथों लिया है। सदन के बाहर केवल फोटो खिंचाने के लिए कभी मुंह पर काले कपड़ा बांधना, कभी गले में सांप लटका देना, इससे राजनीति नहीं चलती। राजनीति मुद्दों पर चलती है। आप फैक्ट लाइए, फिगर लाइए, उसके साथ बात करिए। सरकार हर तरह की बहस के लिए तैयार है। कितना अच्छा बजट आया, कितनी बढ़िया योजनाएं आई हैं, तो कांग्रेस कुंभकर्णी नींद में सो रही, उसको मालूम नहीं। तो उसका केवल एक ही है कि हम निंदा करें और निंदा करके अपने कर्तव्य की तीसरी मान लें। ये कांग्रेस के लोगों का पुराना चरित्र रहा है। उनका जैसा काम है, चरित्र है, वो सब चीज वो अपनी अंदर जो है, उनके अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, उनको वो उजागर कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि इस सत्र में विपक्ष की भूमिका में नहीं दिखा। वो लगातार ड्रामेबाजी करता रहा। ड्रामेबाजी से मीडिया की सुर्खियां जरूर मिली, लेकिन जनता की आवाज विपक्ष नहीं बन पाया। मध्य प्रदेश में चल रहे बजट सत्र में विपक्ष की भूमिका में नहीं दिखाई दे रहा है। वो लगातार सदन में या सदन के बाहर ड्रामेबाजी कर रहा है। इससे जनता से कोई भी सरोकार नहीं है। गौरतलब है कि विपक्ष का रुख पिछले कई सत्रों से ऐसे ही दिखाई देता आ रहा है। सदन में कई बार तो विपक्षी नेताओं के बीच ही आपसी तालमेल नहीं दिखा, जिस पर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर गुट और गिरोह में बंटे होने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस को ये समझना होगा कि विधानसभा का सत्र निश्चित अवधि के लिए होता है। विरोध प्रदर्शन तो वो सड़क पर कभी भी कर सकती है। सदन की कार्यवाही के दौरान एक एक मिनट कीमती होता है। लिहाजा अगर वो केवल मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए विरोध प्रदर्शन करती है, तो वो जनता के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल।
इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इस बार आईपीएल में 10 टीम खिताब के लिए जोर आजमाइश करती नजर आएंगी। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता में खेला जाएगा। वहीं फाइनल मुकाबला भी 25 मई को कोलकाता में ही खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन 22 मार्च 2025 से शुरू होने जा रहा है। ओपनिंग मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। इस बार इस टूर्नामेंट में कुल 74 मुकाबले होंगे जो भारत में 13 अलग अलग वेन्यू पर आयोजित होंगे। आईपीएल के 18वें सीजन में कुल 10 टीम हिस्सा लेंगी। इनमें चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स शामिल हैं। टूर्नामेंट लीग फॉर्मेट में खेला जाएगा, जहां सभी टीम एक दूसरे से 2-2 बार भिड़ेंगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। ये सीजन कुल 65 दिन तक चलेगा और इस सीजन में 12 डबल हेडर मुकाबले देखने को मिलेंगे। दोपहर के मैच 3:30 बजे और रात के मैच 7:30 बजे शुरू होंगे। लीग की शीर्ष 4 टीम प्लेऑफ में पहुंचेंगी। प्लेऑफ शेड्यूल की बात करें तो क्वालिफायर 1 20 मई को हैदराबाद में, एलिमिनेटर 21 मई को हैदराबाद में, क्वालिफायर 2 23 मई को ईडन गार्डन्स कोलकाता में, वहीं प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को ईडन गार्डन्स कोलकाता में ही खेला जाएगा। हर सीजन की तरह आईपीएल का 18वां सीजन भी रोमांचक मुकाबलों से भरपूर रहने की उम्मीद है। इस बार सभी 10 टीम आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के लिए पूरा दमखम दिखाती नजर आएंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना का मानना है कि आज देश में सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स ने देश के पैरा एथलीटों को एक बेहतरीन मंच दिया है। इस वक्त खेलो इंडिया पैरा गेम्स चल रहे हैं और देश के कोने कोने से 1300 से ज़्यादा एथलीट यहां पर भाग ले रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है अभी पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना जी। तो किस तरह से देखते हैं कि जो भारत का जो पैरा गेम्स का जो एक रेवोल्यूशन आया है, क्या वजह मानते हैं कि इतने बड़े स्तर पर हमारे खिलाड़ी यहाँ भाग ले रहे हैं और एक बड़े स्तर पर पैरा गेम्स का भी देश में आयोजन हो रहा है? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और हमारा समानता का अधिकार हमारा एक नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार माना जाता है। और ऐसे देश में जहाँ पर पॉपुलेशन लगभग 125 करोड़ से भी ज़्यादा है, उसमें आप उम्मीद लगाइए कि ऐसे कितने हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं। परंतु ये सूचना कि इस प्रकार की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, भविष्य में चैम्पियन बनने की सुविधा, इस प्रकार के डोमेस्टिक प्रोग्राम्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मेंस पहले लोगों तक नहीं पहुंचती थी। परंतु आज इस प्रकार के आयोजनों से, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री सर का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो प्रेस मीडिया के थ्रू, सरकारी विभागों के थ्रू और आपसी प्रचार से, मुंह से जो प्रचार हम बोल के करते हैं, उससे ये दृश्य और ऐसी एक संकल्पना और सूचना सब तक पहुंच गई है कि अगर हमारा जो घर में डिफरेंटली एबल्ड बच्चा पैदा हुआ है तो पहले बेचारे की तरह ट्रीट होता था, परंतु आज वो उसको एक सुपर हीरो की तरह ट्रीट करते हैं लोग। प्रधानमंत्री का पर्सनली इन्वॉल्व होना खिलाड़ियों के साथ, खेलों के साथ, तो ये कितना बड़ा फैक्टर रहता है किसी भी देश के जो स्पोर्टिंग एरिना है, जो स्पोर्ट्स है, उसको राइज करने में? मैं आपको बहुत सच बात बोलता हूँ। और अगर मैं अपने भूतकाल में चला जाऊँ और उस समय ऐसा महसूस करूं कि क्या मैं कभी प्रधानमंत्री सर से किसी दूसरे देश में रहकर बात कर सकूंगा, तो मुझे लगता है कि असंभव लगेगा। अभी हम जब इतनी कंट्रीज़ में जाते हैं, खेलते हैं और जब पदक जीतते हैं, तो हर बार हमारे जो साथी हैं जो दूसरे देशों में निवास करते हैं, वो हमसे पूछते हैं, अरे भाई आपको तो फिर मौका मिलेगा प्रधानमंत्री जी के पास जाने का। तो 100% आपने बिल्कुल सही कहा है, किसी और देश में ये सुविधा मुझे नहीं लगता उपलब्ध है, जहाँ पे पदक विजेता खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री सर अपना बहुमूल्य समय निकालकर डायरेक्टली फ़ोन करते हैं, फ़ोन पर संवाद करते हैं। उनके 2 शब्द ही काफ़ी हैं किसी का भी मनोबल बढ़ाने के लिए, और एज अ कोच मैं उनमें से एक हूँ।
प्रधानमंत्री का जो एक मिशन रहा है कि एक समाज में एक ऐसी विचारधारा की स्थापना करना जिसमें कि सभी लोगों को समान अवसर मिले, वही इन गेमों के माध्यम से नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन ललित के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। एआई की तरफ बड़ा कदम उठाते हुए दुनिया में पहली बार इटली ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हां, इटली का एक अखबार इल फोग्लियो दुनिया में पहली बार 1 महीने तक पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना संस्करण छाप रहा है। अखबार के डायरेक्टर क्लाउडियो सिरासा का कहना है कि एआई से पत्रकारिता में नया आयाम और मजबूती आएगी। साथ ही अखबार ने कहा है कि हम पाठकों को एक मज़ेदार और अलग अंदाज वाला दैनिक अखबार दे रहे हैं। एआई से प्रकाशित पहले संस्करण की लगभग 29,000 कॉपियाँ बिक चुकी हैं। अखबार इल फोग्लियो ने रोज़ाना 4 पन्नों का एआई संस्करण छापना शुरू किया, जो प्रिंट और ऑनलाइन दोनों में उपलब्ध है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।